हेलो क्लास 7। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो कि किंग्स एंड किंगडम्स है उसको स्टडी करेंगे। किंग्स एंड किंगडम दैट मीन्स राजा और उनके राज्य। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग अनेक प्रकार के जो डायनेस्टीज उभरे हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में 7th से 12th सेंचुरी के बीच, उनके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशल फोकस हम लोग चोलाज एम्पायर पे डालेंगे जो कि इस टेक्स्ट में दिया गया है। तो यह वीडियो देखने के बाद आप इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, साथ ही साथ यह हिस्ट्री के समझ को बढ़ाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर किंग्स एंड किंगडम्स। तो चैप्टर में कहा जा रहा है मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। मीन्स 7th सेंचुरी के बाद बहुत सारे नए डायनेस्टीज उभरे हैं। कहाँ उभरे? तो सब कॉन्टिनेंट में उभरे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। और कब से कब उभरे? तो 7th से 12th सेंचुरी के मध्य उभरे हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे नई डायनेस्टीज। अब डायनेस्टीज क्या होता है? तो डायनेस्टीज मीन्स राजवंश हुए। और अगर इसको हम डिफाइन करें तो क्या होगा? अ सीरीज ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू अ सेम फैमिली। मीन्स एक ही परिवार से आने वाले अलग अलग जो जनरेशन्स हैं, जब वो शासन करते हैं किसी खास क्षेत्र में, इसी को हम लोग डायनेस्टीज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्मा टाइटल का व्यक्ति है, ए वर्मा, उसका नेक्स्ट जनरेशन मीन्स उसका बेटा हुआ बी वर्मा तो वो राजा बनेगा, फिर उसका बेटा सी वर्मा हुआ तो वो राजा बनेगा। तो इसी को हम लोग डायनेस्टीज बोलते हैं। यहाँ एक मैप दिया गया है, मैप 1, जिसमें बता रहा है आपको लोकेट करना है गुर्जर प्रतिहारा को, पालाज को, चोलाज को। तो आप देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहारा यहाँ पे है, पाला को देखिए यहाँ पे है, राष्ट्रकूटाज यहाँ पे है, इसी प्रकार से चाहमान भी है, और अनेक भी प्रकार के इसमें राजवंश आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ गौर क्या करना है कि फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर कह रहा है यहाँ पे। फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर दैट मीन्स कि ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर का डैश डैश करके लाइनिंग बनाया गया, यह इंडिकेट कर रहा है कि इनका बॉर्डर्स फिक्स नहीं हुआ करता था। मीन्स यह चेंज होता रहता था, कभी बाहर से आक्रमण आ गया फिर भी छोटा हो गया, कभी ये एक्सपेंशन किया अपने एम्पायर का तो फिर बाउंड्री चेंज हुआ। तो ये फ्लक्चुएटिंग बॉर्डर हुआ करता था। तो इस मैप में बेसिकली यही शो करने की कोशिश की गई है। आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज मीन्स नए डायनेस्टीज का जो उदय हुआ उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो कह रहा है बाय द 7th सेंचुरी मीन्स 7वीं शताब्दी के आते आते क्या हुआ? देयर वेयर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चिफ्स मीन्स बड़े बड़े ज़मींदार उभरे, और चिफ्स, वॉरियर चिफ्स मीन्स योद्धा सरदार है ना, अलग अलग प्रांतों में उभरे। एग्जिस्टिंग किंग्स ओफन एक्नॉलेज देम एज सबऑर्डिनेट्स और सामंताज मीन्स जो राजा हुआ करते थे उस क्षेत्र के जहाँ पर ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड और वॉरियर चिफ्स होते थे, वहाँ के राजा इनको क्या करते थे? एक्नॉलेज करते थे मीन्स मान्यता प्रदान करते थे। किस रूप में? सामंताज के रूप में। सामंताज के रूप में इनको मान्यता देते थे। तो याद रखना है कि ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स हैं या वॉरियर चिफ्स हैं, ये और कोई नहीं, सामंताज हैं। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। अब इन सामंताज का रोल क्या हुआ करता था? तो इनको उन राजाओं के दरबार में हाजिर होना होता था, उनको गिफ्ट देना होता था, साथ ही साथ जब उनको राजाओं को ज़रूरत होती थी तो मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम ये सामंताज किया करते थे। तो यहाँ पे सामंताज के रोल को बता रहा है। साथ ही साथ इससे आप यह भी आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को आपको मिल रहा है। मीन्स चूँकि ये सामंताज थे, ये भी स्ट्रांग थे स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर या लोकल लेवल पे, तो राजा इनसे छेड़छाड़ नहीं करते थे बल्कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते थे और इनको सामंता के रूप में मान्यता प्रदान करते थे। बदले में ये राजा को सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। कह रहा है एज सामंताज गेंड पावर एंड वेल्थ, चूँकि ये स्थानीय स्तर पर पावरफुल तो थे, लेकिन जैसे ही क्या होता था इनके पास पावर और वेल्थ बढ़ जाता था तो क्या होता था? दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंता, महामंडलेश्वर। यह अपने आप को क्या घोषित कर लेते थे? महासामंता और महामंडलेश्वर घोषित कर लिया करते थे। कौन? सामंता। महासामंता और महामंडलेश्वर अपने आप को घोषित कर लेते थे। महामंडलेश्वर का क्या अर्थ हुआ? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल और रीजन मीन्स किसी खास क्षेत्र के का ग्रेट लॉर्ड अपने आप को ये साबित कर लेते थे, घोषित कर लेते थे। एंड सो ऑन। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवर लॉर्ड्स। और यहीं पे नहीं रुकते थे, महत्वाकांक्षा इनका जब बढ़ जाता था तो ये जो उस क्षेत्र के राजा होते थे उनसे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। मीन्स इनका मानना था कि वह उस राजा के अधीन अब नहीं रहते हैं, नहीं हैं। ऐसा ही एक इंस्टांस आपको देखने को मिल रहा है राष्ट्रकूटाज के बारे में, कि राष्ट्रकूटाज जो थे डेक्कन के थे,
अब इनके बारे में क्या बता रहा है, इनिशियली दे वेयर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटका। मीन्स शुरुआती दौर में ये जो राष्ट्रकूटाज थे वो सबऑर्डिनेट थे, मीन्स सामंता रहे होंगे या उसी टाइप के रहे होंगे, किसके, चालुक्याज के। ये चालुक्याज कहाँ के हैं, कर्नाटका के हैं। मीन्स कर्नाटका के क्षेत्र में चालुक्य नाम का राजवंश हुआ करता था, इनके सबऑर्डिनेट्स राष्ट्रकूटाज थे। कर इन द मिड 8th सेंचुरी, मीन्स मिड 8th सेंचुरी में दंती दुर्ग था एक राष्ट्रकूटा चीफ, राष्ट्रकूटा का चीफ था दंती दुर्ग, जो क्या किया, ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड, मीन्स चालुक्य राजवंश का जो राजा रहा होगा उसको मीन्स हटा दिया गद्दी से। ऑन परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा, और एक विधि चलता था, रीति रिवाज था ट्रेडिशनल, हिरण्यगर्भा, इसको परफॉर्म किया। कौन किया, दंती दुर्ग किया। अब इस हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है, लिटरली मतलब होता है गोल्डन वॉम्ब। और यह हिरण्यगर्भा जो रिचुअल था इसको परफॉर्म किसके मदद से किया, तो ब्राह्मण्स के मदद से किया। और इट वाज थॉट, यह माना जाता था, इट टू लीड द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइसर एज ए क्षत्रिया। मीन्स कहने का मतलब, अगर वह व्यक्ति, मीन्स कौन व्यक्ति है इस प्रसंग में अगर हम देखें तो दंती दुर्ग के बारे में कह रहा है, जो कि क्षत्रिय नहीं रहा होगा। और यह जो सेक्रीफाइस था या यह जो रिचुअल था हिरण्यगर्भा का, यह जब परफॉर्म कर लिया इसने, तो यह क्षत्रिय कुल में न जन्म लेते हुए भी क्षत्रिय हो गया। इस परफॉर्म को, इस चीज़ को करने के बाद, किस चीज़ को, इस रिचुअल को, हिरण्यगर्भ नाम के रिचुअल को करने के बाद यह क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बावजूद भी क्षत्रिय हो गया। अब क्यों इसको क्षत्रिय बनने की बेचैनी थी, तो इसलिए थी कि उस समय माना जाता था कि क्षत्रिय जनरली, क्षत्रिय ही किंग हुआ करते हैं, तो इसलिए ये रिचुअल को परफॉर्म किया इसने। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक फिगर दर्शाया गया है, ये फिगर आप देख सकते हैं। इस फिगर के बारे में क्या बता रहा है कि वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15, वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा का है ये। और इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें विष्णु को नरसिम्हा के अवतार में दर्शाया गया है। और ये किसके शासनकाल में बना, राष्ट्रकूटा के पीरियड में बना। आगे हम देखते हैं एक दूसरे इंस्टांस के बारे में कि कह रहा है, दूसरे केस में क्या बता रहा है कि मेन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज, मीन्स उद्यमी परिवार से आने वाले पुरुष भी कभी कभार अपना राज्य स्थापित कर लेते थे। कैसे करते थे, तो मिलिट्री स्किल का इस्तेमाल करके। और इसका उदाहरण क्या मिलता है, तो कदम्बा मयूर शर्मन पहला नाम है, और गुज्जर प्रतिहारा का हरिचंद्रा, ये लोग ब्राह्मण थे जाति से, और अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन ये छोड़ देते हैं और हथियार उठा लेते हैं। ट्रेडिशनल प्रोफेशन क्या रहा होगा इन ब्राह्मणों का, तो पूजा पाठ कराना ये सब, और सक्सेसफुली ये इस्टेब्लिश करते हैं अपने साम्राज्य को। ये जो मयूर शर्मन है वो कर्नाटका में अपना साम्राज्य स्थापित करता है, वहीं हरिचंद्रा राजस्थान में स्थापित करता है। आगे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम्स। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन व्यवस्था साम्राज्य में कैसे चलता था, राज्यों में सब शासन व्यवस्था कैसे चलता था। तो कह रहा है मेनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा धीराज, मीन्स ग्रेट किंग, महान राजा, राजाओं में महान। एंड त्रिभुवन चक्रवर्ती, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब तीनों लोकों का स्वामी जो है, ये इस टाइप के उपाधियों का को ये धारण कर लेते थे, मीन्स रख लेते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, हालांकि इन सारे दावों के बावजूद, मीन्स इतने बड़े बड़े उपाधियों नामों के बावजूद, दे ऑफन शेयर्ड पावर विद देयर सामंताज, ये प्रायः क्या करते थे, अपने सामंताज के साथ अपने ताकत को बांटते थे। केवल सामंताज के साथ ही नहीं, बल्कि एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स, ब्राह्मण्स, मीन्स इन सब के साथ ये शक्ति का बंटवारा करते थे, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बंटवारा करते थे। शासन व्यवस्था में इन सब लोगों को शामिल रखते थे ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, क्योंकि देखने को मिलता है कि सामंताज वगैरह भी पावरफुल हुआ करते थे, तो इनसे इनका विरोध करना उचित नहीं था। तो ये और क्षेत्र भी बड़ा हो जाता था, तो शासन व्यवस्था सही ढंग से चल सके, इसलिए इन सब के साथ ये पावर शेयर करते थे। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक उदाहरण देखने को मिलता है। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, मीन्स कह रहा है शासन व्यवस्था चलाना है तो धन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये रिसोर्सेज कहाँ से आते थे, तो प्रोड्यूसर से आते थे। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक से, और उत्पादक कौन होते थे, तो किसान हुए, कैटल कीपर्स मीन्स मवेशी को पालने वाले, आर्टिसंस मीन्स कुम्हार वगैरह हो गए या जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह काम करते हैं ये लोग। हु वेयर ऑफन परसुडेड और कंपेल टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, मीन्स कह रहा है या तो इनको अप्रोच किया जाता था कि आप दीजिए टैक्स वैक्स, या इनको कंपेल किया जाता था, मीन्स कंपेल मीन्स मजबूर किया जाता था कि आप अपने प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में या सरकार को दीजिए, मीन्स राजा को दीजिए। समटाइम्स दीज वेयर क्लेम्ड एज रेंट, कभी कभार इसको रेंट के रूप में भी मांगा जाता था।
ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड, है ना, क्योंकि राजा के हिसाब से राज्य की सारी ज़मीन, सारा राज्य राजा का ही है, तो आप या तो रेवेन्यू के रूप में दीजिए या फिर रेंट के एज अ रेंट पे कीजिए। रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, मीन्स ट्रेडर्स जो होते थे उनसे रेवेन्यू वसूला जाता था। ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी जो होते थे उनसे रेवेन्यू लिया जाता था। यहाँ एक फैक्ट दिया गया है जिसमें 400 टैक्स लिखा हुआ है हेडिंग इसका, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। द इंस्क्रिप्शंस मीन्स जो अभिलेख मिलते थे किसके, चोलाज के, मीन्स चोला साम्राज्य के। तो चोला साम्राज्य कहाँ पर था, तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में था। ये रेफर करता है मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, मीन्स अलग अलग प्रकार के टैक्सेस के 400 नाम देखने को मिलते हैं इस चोला के अभिलेख में, मीन्स चोला के समय में रहा होगा। कह रहा है दी मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेती, मीन्स सबसे ज़्यादा जो प्रचलित या देखने को मिला वो वेती था, जो कि लिया जाता था कैश के फॉर्म में नहीं बल्कि फोर्स्ड लेबर के रूप में। फोर्स्ड लेबर मीन्स ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था या काम करके आप टैक्स पे कीजिए। एंड कदामी और लैंड रेवेन्यू भी देखने को मिलता था। देयर वेयर ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, मीन्स घर को छाड़ने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। साथ ही साथ यूज ऑफ लैडर, मीन्स अगर आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या चीज़ करने के लिए, खजूर वगैरह पे चढ़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए, खजूर के इन सब पेड़ पे चढ़ने के लिए अगर आप सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, अगर आपकी पैतृक संपत्ति है और वो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे रहे हैं, उसके नाम पर कर रहे हैं, तो इस पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो इतने प्रकार के टैक्स चोला अंपायर में देखने को मिलते थे। आगे कह रहा है दीज रिसोर्सेज वेयर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट। अब कह रहा है ये जो टैक्स वैक्स वसूल होता था या जो संसाधन लिए जाते थे प्रोड्यूसर्स से, इसका इस्तेमाल कहाँ होता था, तो इसका इस्तेमाल होता था राजा से जुड़े खर्चों को पूरा करने में। अब राजा से जुड़े हुए खर्च क्या हैं, तो राजा के सुरक्षा की खर्च हो गई, उसके महल के रख रखाव के खर्च हो गए, साथ ही सैन्य खर्च होता था, और उसके अलावा ये इन पैसों का खर्च किया जाता था टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन में और फोर्ट्स बनाने में। फोर्ट्स मतलब किला हुआ, किला मतलब एक राजा जहाँ रहा करता था उसको चारों तरफ से घेरा जाता था, तो इन सब टाइप के स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी इन पैसों का, इन रिसोर्सेज का खर्च किया जाता था। कह रहा है दे वेयर ऑल्सो यूज टू फाइट वार्स, अब इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल लड़ाई लड़ने में भी किया जाता था। विच वेयर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, मीन्स अब यह लड़ाई क्यों लड़ा जाता था, इस उम्मीद में लड़ा जाता था कि अगर लड़ाई जीत जाते हैं तो नया धन उनको मिलेगा, उस राज्य का धन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर, मीन्स वहाँ से लूट के ला सकते हैं, या वो युद्ध जीत गए तो वो ऑटोमेटिक है कि इनके कंट्रोल में आ गया। एंड एसेस टू लैंड, और ज़मीन पर अधिकार मिलेगा, एज वेल एज नया ट्रेड रूट्स पर अधिकार मिलेगा। अब ट्रेड रूट पर अधिकार मिला तो व्यवसाय तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ उस रूट से जो भी व्यवसाय होगा उस पर राजा को नया टैक्स भी मिल सकता है। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यूज वेयर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। अब कह रहा है जो फंक्शनरीज मीन्स, अब ये टैक्स व्यवस्था तो आप देख लिए, टैक्स का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये भी देख लिए, लेकिन ये टैक्स वसूलेगा कौन, तो इनके लिए रिक्रूट किया जाता था, बहाल किया जाता था इन्फ्लुएंशियल फैमिली से जो लोग आते थे उनको। एंड पोजीशन वेयर ओफन हेरिडिटरी, मीन्स अब ये जो लोग बहाल होते थे ये पोस्ट किस प्रकार का था, हेरिडिटरी नेचर का था। मीन्स एक परिवार को मिल गया तो उसका सारा पीढ़ी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ता जाएगा और वह काम करता जाएगा, जिस प्रकार से हम लोग सामंताज वगैरह में देखते हैं। दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और यही हेरिडिटरी सिस्टम आपको आर्मी में भी देखने को मिलेगा कि जो सेनापति बन गया या जो पद पर आसीन हो गया उसका अगला जनरेशन फिर उस पद पे आएगा, फिर उसका अगला जनरेशन उस पद पे आएगा। इससे क्या हुआ, क्वालिटी का ह्रास होता था। इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ किंग वेयर हेल्ड दीज पोजीशंस, मीन्स ज़्यादातर केसेस में देखने को क्या मिला कि जो राजा के क्लोज रिलेटिव्स होते थे उनको इन पदों पर आसीन किया जाता था। आगे हम लोग प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में देखेंगे। प्रशस्ति क्या होता है, बेसिकली प्रशस्ति कुछ नहीं, प्रशस्ति में डिटेल्स होता है, मीन्स किसके बारे में, राजा से संबंधित डिटेल होता है, लेकिन ये डिटेल लिटररी ट्रू नहीं होता है। मीन्स आप इस पर पूरा यकीन नहीं कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है 100% सही होगा, लेकिन यह डिटेल ज़रूर यह बताता है कि राजा अपने आप को कैसा शो करना चाहता है। और आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसा शो करना चाहेगा, अगर वो राजा है तो वैलिएंट वॉरियर, है ना, मीन्स वो अपने आप को हीरो शो करना चाहेगा, तो उसका सारा प्रयास उसमें आपको झलकेगा जब आप प्रशस्ति को देखेंगे। आगे एग्जाम्पल में दिया गया है। कह रहा है ये प्रशस्ति लिखते कौन थे, तो लर्न ब्राह्मण्स लिखते थे। लर्न ब्राह्मण मीन्स बुद्धिमान ब्राह्मण लिखा करते थे। हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कभी कभार शासन व्यवस्था में भी मदद किया करते थे। चूँकि लर्न है, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, तो शासन में मदद कर सकते हैं।
अब हम एक बॉक्स देखेंगे जिसमें अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट के बारे में बताया है। कह रहा है कि अनेकों रूलर थे, मेनी रूलर्स, बहुत सारे रूलर्स जो हैं अपने मीन्स उपलब्धियों को प्रशस्ति के द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं। इसी में आप क्या पढ़े थे पिछले साल में? समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े थे कि समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ एक प्रशस्ति आप पढ़े थे जिसमें उसके गुणों की व्याख्या देखने को मिलती थी। अब इसमें हम लोग एक प्रशस्ति पढ़ेंगे जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और यह कहाँ पाया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। किसके बारे में है? तो नागभट्ट के बारे में है। ठीक है। अब इस प्रशस्ति में क्या दिया गया है? तो इस प्रशस्ति में दिया गया कि द किंग ऑफ आंध्रा, द किंग ऑफ आंध्रा और सिंध, विदर्भा, कलिंगा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज ए प्रिंस। मीन्स इतने राज्य के राजा जो थे उसके सामने नतमस्तक हो गए। किसके सामने? नागभट्ट के सामने, जब वह प्रिंस था। मीन्स ये हार स्वीकार कर चुके थे इतने राजा। मीन्स इतनी व्याख्या है इसके बहादुरी की। आगे कह रहा है ही वोन ए विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा, अनारता, मालवा। आगे कह रहा है किरत और तुरुस्का, वत्स, मत्स्य, इन सारे राजाओं को इसने पराजित कर दिया। किसने कर दिया? नागभट्ट ने किया। तो ये एक प्रशस्ति नागभट्ट के बारे में से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। आगे कह रहा है किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड। मीन्स किंग कैसे पुरस्कृत करते थे ब्राह्मण्स को? तो उन्हें ग्रांट देते थे लैंड के रूप में। दीज वे आर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। और ये जो ग्रांट्स था, ये जो ज़मीन जो दिया गया, यह किस पर रिकॉर्ड था? कॉपर प्लेट पे रिकॉर्ड कर दिया जाता था। विच वे आर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। और यह कॉपर प्लेट किनको दिया जाता था? जिनको ज़मीन पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है उनको। मीन्स कॉपर प्लेट एक प्रकार का कागजात का काम करता था। एक रिकॉर्ड हो गया, राजा का मान्यता हो गया कि ये ज़मीन फलाने व्यक्ति को दिया गया है। यहाँ एक डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस इमेज में, इस पिक्चर में दिखाया गया है कॉपर प्लेट्स को। आगे क्या कर रहा है? दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग ए ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय ए रूलर इन द 9th सेंचुरी। मीन्स 9वीं शताब्दी में ये एक कॉपर प्लेट था जो ग्रांट ऑफ लैंड दिया गया, उसमें यह दिया गया उस व्यक्ति को जिसको ज़मीन दिया गया था। यह रिटेन है किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। एंड पार्टली इन तमिल। मीन्स आंशिक रूप से इसमें संस्कृत का इस्तेमाल किया गया है और तमिल का, दोनों का यूज किया गया है, दो भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। द रिंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील। और इसमें एक सील का इस्तेमाल किया गया है। जो सील क्या बताता है? कि इस पे राजा का मुहर है। इंडिकेट दैट दिस इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। और यह इसके ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है। कौन चीज़? तो सील जो इस पे इस्तेमाल किया गया है राजा के द्वारा। आगे व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। ज़मीन के साथ क्या क्या दिया जाता था? तो दिस इज ए पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलाज। अब चोलाज के द्वारा जो एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता है किसी को, तो ज़मीन के साथ क्या क्या जाता है और क्या क्या दिया जाता है? तो वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड्स बाय मेकिंग अर्थन इम्बैंकमेंट्स अ वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस। मीन्स ज़मीन को तो सबसे पहले डिमार्केट किया जाता है कि ये ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें क्या किया जाता है? झाड़ी नुमा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है या कुछ गाड़ दिया गया सॉलिड चीज़, ताकि ज़मीन पता चल सके कि अमुक व्यक्ति का ज़मीन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये पहला काम था। दूसरा चीज़ क्या था इस ज़मीन पे और क्या क्या थे? तो फ्रूट बियरिंग वाले फल से लदा हुआ वृक्ष, पानी का व्यवस्था रहा होगा, बगीचा वगैरह, कैनाल्स थे, ये सारे रिवर्स, है ना, ये सारे चीज़। मीन्स एब्सोल्यूट पावर था उस ज़मीन पे उसका, जिस व्यक्ति को यह ज़मीन दिया जाता था। तो ये दर्शा रहा है कि ज़मीन के साथ साथ और क्या क्या चीज़ मिल जा रहा था। आगे क्या कर रहा है? ही हु रिसीव द लैंड। मीन्स अब जिसको ज़मीन यह मिल गया वो क्या कर सकता था? उसको मालिकाना अधिकार है, वो टैक्स वगैरह वसूल सकता था, इसका इस्तेमाल अनेकों प्रकार से कर सकता था। अब सिंचाई के लिए भी इसमें बहुत सारे चीज़ों का वर्णन किया गया है, जैसे कैनाल्स वगैरह हो गए, अलग अलग प्रकार के व्यवस्थाएँ थी सिंचाई करने के लिए। तो आपको नीचे में दिया गया है कि लिस्ट ऑल द पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इरिगेशन मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन। मीन्स इंस्क्रिप्शन में क्या क्या इरिगेशन के तरीक़ों को बताया गया है, इसका आप लिस्ट तैयार कीजिए। तो आप लिख सकते हैं इसमें, इससे खोज करके कि इरिगेशन के लिए क्या क्या मेथडोलॉजी इसमें बताया गया है। तो टैंक्स वगैरह है, कैनाल्स है, रिवर है, तो इन सब प्रकार से इरिगेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता था इन सारी चीज़ों को। आगे कह रहा है अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वाज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम। मीन्स अनयूजुअल क्या था, यूनिक क्या था, अलग क्या था? तो 12th सेंचुरी में एक संस्कृत में पोएम लिखा गया था, लंबा पोएम, कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स। मीन्स राजाओं के इतिहास के बारे में। कहाँ के राजाओं के इतिहास के बारे में? तो कश्मीर के। और यह लिखा कौन था? तो कल्हन ने लिखा था। ही यूज ए वैरायटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस अकाउंट, अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। मीन्स कल्हन ने बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया
इन इतिहास को लिखने में, इस किताब को लिखने में। और क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया, तो इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया, कागजातों का इस्तेमाल किया, जो आंखों देखा अकाउंट था उसका इस्तेमाल किया, साथ ही साथ जो पौराणिक इतिहास था, जो दस्तावेजों के जरिए या अन्य स्रोतों के जरिए उसको प्राप्त हुआ, उन सब का इस्तेमाल करके एक किताब लिखा। किसने लिखा? कलहन ने लिखा। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, ही हैज ओफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। मीन्स दूसरे जो प्रशस्ति लिखने वाले लोग थे उनसे अलग इसने क्या किया, इसने एक अच्छा अप्रोच अपनाया। इसने रूलर्स के पॉलिसीज के बारे में बताया, पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म भी किया। इसने रूलर्स के बुराइयों को भी उसमें जगह दिया। किसमें? जो टेक्स्ट इसने लिखा। किसने? कलहन ने। आगे हम लोग देखेंगे वारफेयर फॉर वेल्थ। मीन्स वारफेयर फॉर वेल्थ मीन्स धन के लिए जो लड़ाइयाँ थी वो। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वेयर वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। जो भी हम लोग वंश के बारे में पढ़े हैं या राज्यों के बारे में पढ़े हैं, उनका एक खास क्षेत्र में सीमा था और ख़ास क्षेत्र तक सीमित थे। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर अदर एरियाज। लेकिन वो दूसरे क्षेत्रों पर भी कब्जा करना चाहते थे। वन पार्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज। और इसमें एक क्षेत्र था कौन? कन्नौज। कन्नौज जो था इन द गंगा वैली में लोकेटेड था। कह रहा है फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुज्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टीज फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। मीन्स इन कन्नौज के लिए 3 राजवंश हमेशा लड़ाई लड़ते थे। पहला कौन हो गया? प्रतिहारा, दूसरा राष्ट्रकूटा और तीसरा पाला। बिकॉज दीज वेयर द 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल के बारे में बोल रहा है कि ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें 3 राज्य लड़ते थे। पहला था प्रतिहारा, दूसरा था राष्ट्रकूटा, तीसरा था पाला। ये तीनों आपस में लड़ते थे किस चीज़ के लिए? कन्नौज के लिए। इसीलिए इसको ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल कहा गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है व्हाट वाज ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल। आगे हम देखते थे अब कन्नौज के लिए क्यों लड़ते थे। तो कन्नौज एक उपजाऊ ज़मीन था, एक अच्छा जगह था, तो इसको जीत का प्रतीक माना जाता था। सब इसको कब्जा करना चाहते थे। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। अब चूंकि धन है, संपत्ति है, राजा है, तो अपना शो करेगा। तो शो करने के लिए क्या करते थे राजा? बड़े बड़े टेम्पल्स बनाया करते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वेयर समटाइम्स एक्सट्रीमली रीच। इसलिए जब वो एक दूसरे पर अटैक करते थे, एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक करता था, तो वो मंदिरों को भी टारगेट में लेता था। विच वेयर समटाइम्स एक्सट्रीमली रीच, और क्योंकि मंदिर में धन छुपा होता था तो वो मंदिर पर हमला करना चाहते थे। तो दूसरा, मंदिर उनके शान और शौकत का प्रदर्शन था, तो वो उसको क्षति भी पहुंचाना चाहते थे। वन सच रूलर इज महमूद ऑफ गजनी। और एक वैसे ही शासक के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है जो कि गजनी नाम था, जिसका अफगानिस्तान क्षेत्र का था। और ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट। उसने सब कॉन्टिनेंट को कितनी बार हमला किया? सब कॉन्टिनेंट पे 17 बार किया। कब से कब तक? तो 1000 से 1025 के बीच तक। विथ अ रिलीजियस मोटिव। और उसका धार्मिक मतलब था, धर्म को नुकसान पहुंचाना मतलब था, क्योंकि मंदिर को लूटना था उसका लक्ष्य। वो जानता था कि यहाँ के मंदिरों में धन होता है, इसलिए वो मंदिर पर को टारगेट करता था। हिज टारगेट्स वेयर वेल्दी टेम्पल्स, है ना, जो धनी मंदिर थे वही उसके टारगेट में थे। और इसमें से एक था सोमनाथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत भव्य मंदिर था, गुजरात में लोकेटेड है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरीड अवे वाज क्रिएटेड यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी एट गजनी। और जो धन लूट करके ले गया गजनी, वो क्या करता था उसका? तो एक स्प्लेंडिड भव्य राजधानी बना रहा था गजनी में। अदर किंग्स हु इंगेज इन वारफेयर इंक्लूडेड द चाहमान्स। दूसरे राजा जो इस लड़ाई में लगे हुए थे उनमें से एक था चाहमान, है ना। चाहमान जो को बाद में जाकर के चौहान कहा जाने लगा या कहे जाने लगे खुद को। हु रूल्ड ओवर द रीजन बिटवीन या अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। मैंने इनका शासन कहाँ था, किस क्षेत्र में था? तो दिल्ली से अजमेर के बीच में इनका शासन था। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट। मीन्स यह चाहते थे, लगातार निरंतर प्रयास में थे कि वेस्ट की ओर भी इनका शासन बढ़े और ईस्ट की ओर भी बढ़े। लेकिन इनको हमेशा विरोध मिलता था किनसे? चालुक्याज से। चालुक्याज ऑफ गुजरात से और गढ़वाल ऑफ वेस्टर्न यूपी। मीन्स वेस्टर्न यूपी में गढ़वाल राज्य था या साम्राज्य था, उससे इनको विरोध मिलता था। और चालुक्याज ऑफ गुजरात से भी इनको युद्ध हो जाता था। दी चाहमान्स रूलर्स वेज प्रतिहारा थर्ड। मीन्स जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते थे। 1168 टू 1192 तक थे, ये काफ़ी विख्यात थे।
हु डिफीटेड एन अफगान रूलर, है ना, जिन्होंने एक अफगान रूलर को हराया जिसका नाम था गोरी, मोहम्मद गोरी। कब हराया? तो 1191 में हराया। इसको हम लोग तराइन का प्रथम वार कहते हैं, है ना, फर्स्ट वार ऑफ तराइन। तराइन इसलिए क्योंकि तराइन क्षेत्र में ही लड़ाई हुई थी, इसलिए उस जगह के नाम पर तराइन वार पड़ गया। और दूसरा तराइन का युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मीन्स फर्स्ट लड़ाई में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, और सेकेंड वार में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो पहला लड़ाई हुआ था 1191 में, और दूसरा लड़ाई हुआ था 1192 में। तो अब हम चोला एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे कि चोलाज कैसे पावर में है। फ्रॉम उड़ैयार टू तंजावुर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, मीन्स चोला पावर में कैसे आए, चोला सत्ता में कैसे आया। तो कह रहा है ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुतरियार। ए माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुतरियार मीन्स एक छोटा सा मुखिया परिवार था जो जाना जाता था मुतरियार के नाम से। वो सत्ता में था कहाँ पे? कावेरी डेल्टा में। मीन्स इस कावेरी डेल्टा के रीजन पे किसका कब्जा था? तो मुतरियार फैमिली का कब्जा था। दे वेयर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। ये जो मुतरियार थे वो किसके सबऑर्डिनेट थे? तो पल्लवा किंग्स के सबऑर्डिनेट थे। ये पल्लवा किंग्स कहाँ वाले? तो कांचीपुरम वाले, इनके सबऑर्डिनेट्स थे मुतरियार। विजयालय हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलाज फ्रॉम उड़ैयार। विजयालय जो था वो किससे बिलोंग करता था? तो एंशियंट मुखिया परिवार से, मैंने प्राचीन मुखिया परिवार से बिलोंग करता था ऑफ चोलाज फ्रॉम उड़ैयार से। ठीक है, ये क्या किया? कैप्चर कर लिया द डेल्टा फ्रॉम द मुतरियार। मीन्स विजयालय क्या किया? कैप्चर कर लिया डेल्टा को, किससे? मुतरियार से। मैं समझ रहे हैं ना, विजयालय ने कैप्चर कर लिया डेल्टा को मुतरियार से। कब कर लिया? मिड ऑफ 9th सेंचुरी में, मीन्स 9वीं शताब्दी के मध्य में। ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुम्भसूदिनी देयर। मीन्स अब यह कब्जा करने के बाद क्या करता है? एक अपना छाप छोड़ता है, तंजावुर सिटी को बिल्ड करता है और निशुम्भसूदिनी देवी का मंदिर स्थापित करता है। कौन करता है ये सारा काम? विजयालय करता है। तो अब अगर हम इस मैप को देखें तो इसमें हमको चोला एम्पायर का एक्सटेंशन देखने को मिलता है कि आप देख रहे हैं ये जो डैश डैश वाला रेड कलर का लाइन है, ये एक बाउंड्री शो कर रहा है चोला एम्पायर का, कि एक टाइम में चोला एम्पायर यहाँ तक फैला रहा होगा। कितना बड़ा इलाका है आप देख रहे हैं। यहीं पर गंगाईकोंडा चोलम है, ये तंजावुर है, उड़ैयार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मदुरई है। और साथ ही साथ अगर हम इसके बॉर्डर के इलाके के कंट्रीज को या उस राज्यों को देखें तो कदम्बाज है, कल्याणी है, कलिंगा है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह क्या लिख रहा है? फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर। फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर मतलब यह जो बॉर्डर था यह फ्लक्चुएट कर रहा था। मीन्स ज़रूरी नहीं कि ये फिक्स बॉर्डर है, कभी कभार इस घटता बढ़ता रहा होगा, डिपेंड करता होगा कि राजा वन है, राजेंद्र है, कौन है ना, उस समय किस क्षेत्र पर कब्जा है उसका, तो इस हिसाब से यह बॉर्डर चेंज हो रहा होगा। इसके नीचे श्रीलंका है, आप देख सकते हैं, श्रीलंका पर भी इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। काफ़ी पावरफुल ये किंगडम था। आप अभी रिसेंट न्यूज में देखे होंगे, प्रधानमंत्री एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को लेते हैं, इसका आप नाम खोजिए, शायद वो स्टिक भी जो है इस साम्राज्य से बिलोंग करता है। आगे हम लोग देखते हैं द सक्सेसर्स ऑफ विजयालय कंक्यर्ड नेबरिंग रीजन ऑफ द किंगडम ग्रीव इन साइज एंड पावर। सक्सेसर्स मीन्स जो आने वाली जनरेशन है विजयालय की, माने उसके बेटे वगैरह, है ना, वो कंकेयर करते हैं नेबरिंग रीजन्स को। नेबरिंग मीन्स आसपास के राज्यों को, और इनका जो किंगडम है, साम्राज्य जो है चोला का, वो बड़ा हो जाता है साइज में और पावर में, शक्ति में और समर्थता में भी बढ़ जा रहा है। द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वेयर मेड पार्ट ऑफ द किंगडम। मीन्स पांड्यन पर भी कब्जा हो गया, पल्लवाज पे भी कब्जा हो गया। आगे कह रहा है राज राजा वन कंसिडर द मोस्ट पावरफुल किंग चोला रूलर। मीन्स राज राजा वन को सबसे ताकतवर चोला शासक माना जाता है, और यह कब बनता है? किंग 985 में बनता है। एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, और अपने कंट्रोल को फैला देता है इन सारे इलाकों में। कौन? राज राजा वन। ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। मीन्स ये केवल सत्ता ही बढ़ाता नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था को भी ऑर्गेनाइज कर लेता है राज राजा वन। राज राजाज सन राजेंद्र वन, है ना, अब राज राजा का सन भी आ जा रहा है, राजेंद्र वन मतलब तीसरी पीढ़ी आ गई। कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन इन्वेडेड द गंगा वैली। मीन्स राजेंद्र वन जो था, राज राजा का पॉलिसी कंटिन्यू तो करता ही है, साथ ही साथ वह गंगा वैली पर भी कब्जा अपना स्थापित कर लेता है। श्रीलंका एंड कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया, मीन्स श्रीलंका पर भी कर लेता है, साउथ ईस्ट एशिया पर भी कब्जा कर लेता है।
डेवलपिंग अ नेवी फॉर दिस एक्सपीडिशंस मीन्स अब इन जगहों पर हमला करने के लिए, कब्जा करने के लिए अपनी नेवी को यह दुरुस्त करता है, डेवलप करता है, मजबूत बनाता है। काफ़ी मजबूत थी इनकी नौसैनिक शक्ति, किनकी, शोलाज की। जिसकी ओर घूम गया उस देश पर सामत आ गया। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, स्प्लेंडिड मीन्स भव्य, भव्य मंदिरों के बारे में बोल रहा है, और ब्रॉन्ज स्कल्पचर मीन्स कांस्य से जो मूर्ति कला होती थी उनके बारे में बात कर रहा है। इसमें भी ये बहुत निपुण थे। कह रहा है द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्बल। मीन्स कह रहा है ना, नायाब नमूना पेश किया है इन लोगों ने मंदिर के निर्माण की दुनिया में और स्कल्पचर के दुनिया में। जो तंजावुर में जो मंदिरों का और गंगाईकोंडा चोलापुरम में जो मंदिरों का निर्माण कराया था, किन लोगों ने कराया था? राजा और राजेंद्र ने करवाया था। यह मीन्स इस दुनिया में अद्भुत मिसाल पेश करता है। हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंदिर का निर्माण है, कितना खूबसूरत मंदिर निर्माण कराया गया है गंगाईकोंडा चोलापुरम में। तो इस मंदिर के भव्यता को आप देख सकते हैं, बाहर में जो नक्काशियाँ हैं तरह तरह की, उनको आप देख सकते हैं। आगे कह रहा है चोला टेम्पल्स ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट विच ग्रीव अराउंड देम। मीन्स कह रहा है चोला टेम्पल साधारण टेम्पल नहीं मानिए कि बस एक टेम्पल नाम का चीज़ है। इस टेम्पल में तो ईश्वर हैं ही, इसके साथ ही साथ इस टेम्पल के चारों तरफ जो है सेटलमेंट ग्रो होने लगता था। मीन्स आबादी बढ़ने लगती थी, घरों का निर्माण होने लगता था, लोग बसने लगते थे। इस टेम्पल के चारों तरफ जो है क्राफ्ट वगैरह जो है प्रोडक्शन शुरू हो जाता था। मीन्स बिजनेस एक्टिविटी भी बढ़ता था। टेम्पल्स वेयर ऑल्सो इंडोर्ड विथ, मीन्स टेम्पल को दिए जाते थे लैंड्स रूलर्स के द्वारा, और द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू, और क्यों दिए जाते थे? क्योंकि जब मंदिर है, इतना भव्य मंदिर है, इस मंदिर के चारों तरफ इतने लोग हैं, मंदिर को कोई व्यवस्था में कमी ना हो, इसलिए ज़मीन दान में दी जाती थी। किसके द्वारा दी जाती थी? राजाओं के द्वारा दिया जाता था। और यह जो ज़मीन से जो प्रोडक्शन होता था, प्रोड्यूस होता था, उस प्रोड्यूस का इस्तेमाल क्या चीज़ करने में होता था? तो इस मंदिर के मेंटेनेंस में खर्च किया जाता था, क्योंकि मंदिर के मेंटेनेंस में बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग इन्वॉल्व होते थे, है ना, जो वर्क करते थे मंदिर में। जैसे प्रिस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर्स माने माली हो गया, कुक वगैरह हो गए, स्वीपर हो गए, इन सब को मेंटेन करने में इस प्रोड्यूस को खर्च किया जाता था। इन अदर वर्ड टेम्पल्स वेयर नॉट ओनली द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, टेम्पल केवल पूजा करने की जगह नहीं थी, दे वेयर द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस ज़माने में टेम्पल जो था इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ तीनों को संचार करने वाला, तीनों में ऊर्जा भरने वाला केंद्र था। आज भी आप राम मंदिर का देख रहे हैं, राम मंदिर के बाद किस प्रकार से एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अयोध्या में बढ़ा है ना, किस प्रकार से लोगों का आना जाना वहाँ पर बढ़ा है, ज़मीन का रेट बढ़ा, होटल का व्यवस्था बढ़ा है, होटल का भी रेट बढ़ा है। वहाँ के आम लोगों के जीवन शैली में चेंजेस देखने को मिलेगा आने वाले 5 साल में या 2 साल में, और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मंदिर के कारण जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बढ़ता ही है, सोशल एक्टिविटी, लोगों में जुड़ाव बढ़ता है, साथ ही साथ कल्चरल लाइफ भी बढ़ता है, इनरिच होता है। तो कह रहा है कि मंदिर के अलावा मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस जो था, ये भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर था किसका? चोला एम्पायर का, चोला साम्राज्य का। कह रहा है चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमॉन्ग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोला का जो ब्रॉन्ज इमेज था वह दुनिया में अपने आप में एक नायाब नमूना है। वाइल मोस्ट इमेजेज वेयर ऑफ डेटीज, सम इमेजेज वेयर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। मीन्स ज़्यादातर जो मूर्तियाँ रही होंगी कांस्य की, वो देवी देवताओं की बनी थी, लेकिन कुछ मूर्तियाँ भक्तों की भी थी जो इस काल में बना। तो अब हम देखेंगे एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन टॉपिक। एग्रीकल्चर, कृषि और इरिगेशन मीन्स सिंचाई। कह रहा है मेनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वेयर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। बहुत सारी जो उपलब्धियाँ थी चोला की, वो संभव इसलिए हो पाई क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी न्यू डेवलपमेंट किए, किसमें? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। कह रहा है मैप 2 को आप देखिए, नोटिस दैट रिवर कावेरी ब्रांचेज ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स। मीन्स रिवर कावेरी को ब्रांच कर दिया गया, मीन्स बांट दिया गया है बहुत सारे चैनल्स में। कब बांटा गया है? समुद्र में गिरने से पहले, मीन्स बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले बांट दिया गया है। अब हम लोग मैप देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से बांटा गया है। तो मैप 2, ये रहा मैप 2। अब इसमें आप देख सकते हैं मैप 2 में ये रहा कावेरी रिवर को यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस इलाके में कितना चैनल्स में बांट दिया गया है समुद्र में गिरने से, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले। इसी को दर्शा रहा है कि ये इसका क्वालिटीज को बता रहा है कि किस प्रकार से रिवर के पानी को इतना इस्तेमाल कर ले रहा है इरीगेशन में, इसके गिरने से पहले बे ऑफ बंगाल में, और इसके बखूबी इस्तेमाल कर पा रहा है ये लोग। तो यहाँ पर कह रहा है
कि Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. मीन्स अब ये चैनल क्या करते थे, अपने साथ जो कैरी ऑन जो मिट्टी वगैरह थे फर्टाइल, उसको बैंक पे किनारों पे इकट्ठा कर लेते थे. वाटर फ्रॉम द चैनल्स आर प्रोवाइड्स द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर. खेती के लिए जो पानी की ज़रूरत थी उसको पूरा किया जा सकता था. पार्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस. चावल की खेती में ज़्यादा, धान की खेती में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था पानी. कह रहा है ऑल दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन. कह रहा है कि ऑल दो, यद्यपि कृषि जो था डेवलप कर गया अर्लियर, शुरुआती दौर में तमिलनाडु के अलग इलाकों में, अदर पार्ट्स में, लेकिन इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी, 5वीं से 6वीं शताब्दी तक, दैट दिस एरिया वाज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन. लार्ज स्केल कल्टिवेशन के लिए ही यह 5वीं से 6वीं शताब्दी में ओपन हो पाया. कह रहा है फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन, कि कुछ क्षेत्रों में जंगलों को साफ कराना पड़ा. लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज, दूसरे क्षेत्रों में जमीनों को क्या करना पड़ा, बराबर कराना पड़ा. इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग. मीन्स एक घेरा लगाना पड़ा कहाँ पे, ये डेल्टा रीजन में, ताकि बाढ़ ना आए. एंड कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स. और नहरों का निर्माण करना पड़ा, क्या चीज़ करने के लिए, पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए. इन मेनी एरियाज 2 क्रॉप्स वेयर ग्रोन इन ईयर. अब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो गए जो इतने उपजाऊ हो गए कि 2 साल में 2 वहाँ पे फसल उगाए जाते थे. इन मेनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली. बहुत जगह पर यह नेसेसरी हो गया कि पानी जो है खेतों में आर्टिफिशियली, माने ह्यूमन इंटरफेरेंस के साथ पहुँचाया जाए. अ वेराइटी ऑफ मेथड्स वेयर यूज फॉर इरीगेशन. इरीगेशन के लिए बहुत सारा मेथड यूज किया जाने लगा. इन सम एरियाज वेल्स वेयर डग. कुएँ भी खोदे गए बहुत सारे इलाका में. इन अदर ह्यूज टैंक्स वेयर कंस्ट्रक्टेड टू रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए. रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, है ना. अब इरीगेशन वर्क ऐसे ही नहीं हो सकता, इसमें प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड. अब पानी किस प्रकार से बांटना है, देना है. मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेज टू कैन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज. ज़्यादातर जो रूलर थे, शासक थे, और लोग भी, स्थानीय लोग भी जो थे, वो भी इस काम में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, दिलचस्पी ले रहे थे, जिसके कारण ये सक्सेस हो पा रहा था. स्लुइस गेट दिया गया है 9th सेंचुरी में, जो तमिलनाडु में यूज होता था वाटर के लेवल को रेगुलेट करने के लिए. कह रहा है स्लूइस गेट इज ट्रेडिशनली वुड और मेटल बैरियर. वुड या मेटल का एक बैरियर होता था, जो कॉमनली क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता था, वाटर लेवल को और फ्लो के रेट को मेंटेन करने के लिए. ओके, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं स्लूइस गेट के बारे में. ये रहा, ये रहा. तो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे ऑफ द एम्पायर. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स शासन व्यवस्था कैसे चला करता था इस एम्पायर में. तो कह रहा है सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स, मीन्स किसानों का जो बस्ती था, जिसे हम लोग उर कहते हैं, है ना, बिकेम प्रोस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर. मीन्स खेती में जब सिंचाई की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी तो इनका स्थिति क्या हुआ, समृद्ध हो गए ये लोग. कौन, किसान लोग. ग्रुप ऑफ सच विलेज, और ऐसे ही गाँवों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, नाडू कहते थे. दी विलेज काउंसिल एंड द नाडू, मीन्स गांव का जो काउंसिल था और ये नाडू आपस में मिलके क्या करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन चलाते थे, है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन चलाते थे. एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में क्या चलाते थे, तो न्याय को डिस्पेंस करना, स्थानीय स्तर पर न्याय व्यवस्था चलाना, कलेक्टिंग टैक्सेस, मीन्स कर वगैरह को वसूलना काम था किनका, नाडू का और विलेज काउंसिल का. अब कह रहा है कि रिच पीजेंट्स एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट. के जो धनी मनी जो किसान थे वो दखल रखते थे नाडू के अफेयर में, नाडू के कामकाज में. किसके मर्जी से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मर्जी से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो था, सेंट्रल चोला गवर्नमेंट जो था, इनको यह शक्ति देता था, इनको इतना समर्थन देता था कि ये नाडू के कामों में अफेयर कर पाते थे. कौन, जो रिच पीजेंट्स थे, या पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, जो अलग की विषय है, लेकिन था, इनका दखल था. द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंदा वेलन और अड़यार. मीन्स कह रहा है जो चोला किंग था, इनको उपाधि देता था, इन बड़े बड़े ज़मींदारों को, रिच पीजेंट्स को उपाधि देता था. मुवेंदा वेलन नाम का उपाधि था एक, जिसका मतलब क्या हुआ, बीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, 3 राजाओं को सर्व करने वाला. अड़यार मीन्स चीफ हो गया. एज अ मार्कर ऑफ रिस्पेक्ट, मीन्स रिस्पेक्ट के रूप में जो है बड़े बड़े धनी किसानों को ये उपाधियाँ दी जाती थी. एंड इंटरेस्टेड देम विथ इंपॉर्टेंट ऑफिसेस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, मीन्स सेंटर में इनको अच्छा पद दिया जाता था, सम्मानजनक पद दिया जाता था किनको, रिच पीजेंट्स को. कह रहा है टाइप्स ऑफ लैंड, ज़मीनों के प्रकारों की बात की जा रही है कि चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड. चोला के जो इंस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो उसमें आपको ये अलग अलग प्रकार के कैटेगरी मिलेंगे ज़मीन के. पहला क्या कर रहा है, वेलन वागी
वगाई, इसका मतलब हुआ लैंड ऑफ नन ब्राह्मण पीजेंट्स प्रोप्राइटर, मीन्स नन ब्राह्मण पीजेंट्स जो थे उनके ज़मीन के बारे में बोल रहा है, पहला कैटेगरी यह हुआ। दूसरा है ब्रह्मदेह, मीन्स लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण, मीन्स ब्राह्मण को जो ज़मीन दिया गया ब्रह्मदेह हो गया, ये दूसरा कैटेगरी हो गया आपका। तीसरा में क्या कह रहा है, साला भोगा, मीन्स लैंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ए स्कूल, है ना, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो ज़मीन दिया गया वो हो गया साल भोगा। तीसरा क्या कह रहा है, देवदाना, तीसरा कह रहा है देवदाना, मीन्स लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, मंदिर को जो ज़मीन दिया गया, नाम ही है देवदाना, दान, है ना। पल्ली चंदम, ये क्या हो गया, लैंड डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस, मीन्स जैन इंस्टीट्यूट को जो ज़मीन दिया गया उसी को पल्ली चंदम कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिला ये कैटेगरी, तो ये कैटेगरीज देखने को मिला चोला इंस्क्रिप्शंस में। We have seen that Brahmins often received land grants or Brahmadev. As a result, a large number of Brahmana settlement emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. मीन्स कह रहा है हम लोग अभी पढ़े हैं कि ब्रह्मदेव नाम से जो है जो ज़मीन दिया जाता था उस ज़मीन कैटेगरी को हम लोग ब्रह्मदेव बोलते थे, जो ब्राह्मणों को दिया जाता था। इसके कारण क्या हुआ, ब्राह्मण का सेटलमेंट बढ़ा, है ना, कहाँ, कावेरी वैली में। ईच ब्रह्मदेव वाज लुक्ड आफ्टर बाई एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स, मीन्स यह जो ब्राह्मणों का जो झुंड बन जा रहा था, रहते रहते एक कॉलोनी बन गया या मोहल्ला बन गया, तो ईच ब्रह्मदेव जो है किसके द्वारा लुक किया जाता था, एक असेंबली के, एक सभा के द्वारा किया जाता था जिसमें महत्वपूर्ण ब्राह्मण हुआ करते थे। दीज असेंबलीज वर्क वेरी इफिशियंटली, काफ़ी निपुणतापूर्वक यह जो असेंबली है वह काम करता था। देयर डिसीजंस वेयर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस, इनके जो निर्णय थे, डिसीजन थे वो इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड हैं। ओफन ऑन द स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों के दीवालों पर भी इंगित है। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नॉन एज नगरम ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन, जो व्यवसायियों का जो ग्रुप था, झुंड था, नगरम्स, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में कभी कभार काम करते थे। व्यापारी भी तो निपुण हुआ करते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरू, इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरूर इन चिंगलपत डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु क्या प्रोवाइड करता है, डिटेल्स ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज, किस प्रकार से ये सभा ऑर्गेनाइज किए जाते थे, है ना, इसका डिटेल देता है हमको। कौन सा इंस्क्रिप्शन, तो उत्तर मेरूर में चिंगलपत डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु में जो इंस्क्रिप्शन मिला वो इंस्क्रिप्शन बताता है हमको। दी सभा हैड सेपरेट कमिटीज, इन सभाओं में क्या होता था, सेपरेट कमिटी होता था, अलग अलग कमिटी होता था अलग अलग काम को देखने के लिए। जैसे इरीगेशन वर्क हो गया, एक काम गार्डन हो गया, टेम्पल हो गया, इन सबको देखने के लिए अलग अलग कमिटी हुआ करता था। नेम ऑफ दीज दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दीज कमिटी, मीन्स वैसे व्यक्ति जो इन कमिटी में सदस्य बनने योग्य थे उनका नाम एक स्मॉल टिकट पर लिखा जाता था, पाम लीफ के टिकट पर। एंड दिस टिकट्स वेयर पुट इनटू अर्थेनवेयर पॉट, मीन्स मिट्टी के बर्तनों में इन टिकट्स को, इन नामों को लिख करके रख दिया जाता था। और एक लड़का को बुलाया, लॉटरी सिस्टम चल रहा है, एक लड़का को बुलाया गया, छोटे लड़के को, और कहा गया कि टिकट निकाले 1 by 1 फॉर ईच कमिटी, हर कमेटी के लिए 1 by 1 टिकट निकालो। वे सदस्य का चुनाव हो जाता था कमेटी के लिए, जो कामों का देखभाल किया करते थे। यहाँ पर इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट दिया है, हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, उत्तर मेरूर में इंस्क्रिप्शन लेज डाउन है ना, कौन हो सकते हैं सभा के मेंबर, तो इसको आप पढ़ के खुद से देखेंगे कि कौन हो सकते हैं सभा का। अभी हम लोग शॉर्ट में तो पढ़ लिए कि अर्थेनवेयर में नाम लिख दिया जाता था और एक लड़के को बुलाया जाता था, पाम लीफ पे लिखा होता था, वो निकालता था। इस प्रकार से उनको कमेटी अलॉट किया जाता था और वो कमेटी का क्या काम था, काम देखना। तो ये था इस चैप्टर चोला से रिलेटेड, किंग्स एंड किंगडम से रिलेटेड, जिसमें चोला पर विशेष फोकस है। तो ये चैप्टर अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।